हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आफ्टर कंप्लीटिंग आवर फर्स्ट चैप्टर, जहां पर हमने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी को रीड किया था, इस पोर्शन को कवर किया। यहाँ पर हमने साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इंक्लूडिंग सिम्टम, कोज एंड ट्रीटमेंट को स्टडी किया। आफ्टर दैट हमने एंशिएंट सुपरनैचुरल बिलीव्स, विच क्राफ्ट, डेमोनोलॉजी और बेसिक जो बायोलॉजिकल मॉडल्स में मेन मॉडल था वो हिपोक्रेट्स को हमने जो स्टडी किया। आफ्टर दैट हमने गेलन की थियोरी को रीड किया और जेपी ग्रे एंड एमिल क्रेपेलिन की थियोरीज को रीड किया। क्या उन्होंने कहा? इंसुलिन शॉक थेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हम लोगों ने स्टडी की। और अर्ली साइकोलॉजिकल अप्रोच इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मेंटल डिसऑर्डर्स, जो अर्ली साइकोलॉजिकल अप्रोच है वो क्या कहती है, ये हमने डिस्कस की। साइको एनालिटिकल अप्रोच जिसमें सिगमंड फ्रॉइड मेन फिगर रहे हैं और उन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो, प्री कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के टॉपिक और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी उन्होंने जो दी। आफ्टर दैट हम लोगों ने जो डिस्कस किया बिहेवियरल अप्रोच, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, जॉन वॉटसन, बी एफ स्किनर, इवोन पवोल के थ्रू जो बताया गया कि हमारा जो बिहेवियर हम लर्न करते हैं, चाहे वो मेलाडेप्टिव बिहेवियर हो चाहे एडेप्टिव बिहेवियर हो, और वी कैन से दैट अबनॉर्मल और नॉर्मल बिहेवियर बोथ वी आर लर्न फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, ये कहती है बिहेवियरल अप्रोच। आफ्टर दैट हमने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहा। कार्ल रोगल और अब्राहम मास्लो यहाँ पर मेन फिगर थे। इन्होंने कहा कि ह्यूमन के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो अपने लाइफ की जो मेन मोटिव को आइडेंटिफाई करें और उनके अंदर इंस्टिंक्ट ड्राइव्स होती हैं कि वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचे। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट लेसन, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द साइकोपैथोलॉजी। बहुत सारी नई टर्म्स आप लोगों को सुनने को मिलेंगी, तो बी पेशेंट और हम ट्राई करेंगे कि आपको हर एक टर्म्स का मीनिंग अच्छे से समझा पाएं। और चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, साइकोपैथोलॉजी को हमने मेंटल डिसऑर्डर से डिफाइन किया था। उसके अंदर सिम्टम्स थे, कोजेस थे और ट्रीटमेंट थे। ठीक है, अभी हम सिम्टम, कोजी, ट्रीटमेंट को नहीं पढ़ने वाले। अभी हम डिस्कस करेंगे ओनली ब्रीफ मीनिंग ऑफ द डिसऑर्डर्स जिनको हमने क्लासिफाई किया एक टेबुलर फॉर्म में, और इन टेबल्स की हेल्प से आपको भी हेल्प होने वाली है इनको समझने में। तो सबसे पहला जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, या हम कहें सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के नाम से जानेंगे। और डेवलपमेंटल, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मीनिंग क्या हुआ? इसके अंदर जो टर्म्स हैं ये आपको हेल्प करेंगी समझने में कि एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है। देखिए, न्यूरो आपको न्यूरॉन से समझ आ रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। डेवलपमेंट दैट मीन्स कि आपके डेवलपमेंटल फेज में जब आप बड़े हो रहे हैं उस दौरान जब आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स में गड़बड़ी हो जाती है या न्यूरॉन्स अच्छे से काम ना करें, किसकी वजह से? जेनेटिक प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल, बहुत सारे रीजन होंगे। कोजेस को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हमें सिर्फ इसका मीनिंग समझना है। सो न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर द कंडीशंस दैट बिगिन इन चाइल्डहुड एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट्स इन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोटर स्किल्स। इन सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि जब आपके न्यूरॉन्स में या आपके ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, जब आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है और आपकी लाइफ में तब कोई ऐसे बच्चे, आपके चाइल्डहुड डेज के दौरान किसी भी बच्चे की, तो आप क्या देखेंगे कि हमने देखा है कुछ बच्चे इजीली रिकॉल नहीं कर पाते, इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाते, तो आप क्या कहेंगे? कॉग्निशन, कॉग्निशन रिलेटेड प्रॉब्लम वो बच्चे को है। कॉग्निशन में आप समझ लीजिए, अगर आपने एमपीसी 001 अच्छे से की है तो आप लोग समझ जाएंगे कि कॉग्निशन दैट मीन्स सिंपल इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, परसीव करना, उसको जो आप फिर इंटरप्रेट करना, एनालिसिस करना, रिकॉल करना, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन और माइंड से रिलेटेड सब कुछ कॉग्निशन में आता है। और जब एक बच्चा कैपेबल नहीं है, इफ अ चाइल्ड वेदर ही इज or she is not able to receive, recall, process information properly, probably or definitely their social interaction, social skills, emotional stability ना होना और motor skills में प्रॉब्लम होना बिल्कुल आम हो जाता है। और इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स या हम कहें इन सभी सिम्टम्स से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। और इस कैटेगरी में आने वाले कुछ डिसऑर्डर्स का नाम है, पहला ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। करंटली वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज ऑल डिसऑर्डर्स बिकॉज आपको अगर एकदम से ये सब बताएंगे तो मे बी कंफ्यूजन, मे बी नहीं, डेफिनेटली कंफ्यूजन विल बी क्रिएटेड, है ना। सो इंटेलेक्चुअल, ID,
अगर आपने +1 2 में साइकोलॉजी पढ़ी है तो ASD और ID सबसे वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में आ जाता है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया, इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी मीनिंग समझना है। नेक्स्ट, schizophrenia spectrum and other psychotic disorder. अब schizophrenia is the most common term you will observe कि आपके टीचर्स या खुद मैं या आप जब थोड़ा सा किताबें पढ़ चुके होंगे तो आप सिजोफ्रेनिया टर्म को हर डिसऑर्डर में, डिसऑर्डर का नाम ले रही है आपको सिजोफ्रेनिया याद आ जाएगा, तो इतनी पॉपुलर टर्म है। रियलिटी में सिजोफ्रेनिया क्या होता है इसको समझते हैं। चलिए पहले हम थियरी पढ़ते हैं। कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय द डिसरप्शन इन थॉट। कैसे कैरेक्टराइज करोगे? थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी, परसेप्शन में प्रॉब्लम होगी, रियलिटी टेस्टिंग में, बिहेवियर में क्या है कैसे समझे, इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स नजर आएंगे, डिल्यूजन, इल्यूजन और हेलोसिनेशन। ये टर्म्स ना बड़ी कॉमन हैं जब भी आप डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ फैमिलियर हो रहे हैं, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। और कैसे इस डेफिनेशन, ये वाली जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ी है, कैसे रिलेट करती है सिजोफ्रेनिया से। भाई सिजोफ्रेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डिल्यूजन, डिल्यूजन मीन्स फॉल्स बिलीव, हेलोसिनेशन मीन्स आप फील कर रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन विदाउट हम ये कह सकते हैं कि वो करंटली प्रेजेंट ही नहीं है, या वो करंटली आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल ही नहीं है, और फिर भी आपको लग रहा है कि कोई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि आप ध्यान से सुनिए, कुछ आवाजें आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है, वो कह रहा है कि मुझे रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती है। आपने एक रात उसके साथ बैठकर देखा और पता लगा कि कोई आवाजें नहीं आ रही, लेकिन उसको नजर आ रही है। नजर आना दैट मीन्स वो सुनाई दे रहा है। कोई पर्सन है, उसको नजर आ रहा है, आपको नहीं नजर आ रहा, उसके साथ ही हैं आप। Hallucination means you are receiving information in the absence of a particular stimuli or any stimuli, आपको लेकिन इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो दैट मीन्स पहला आपको पता चला। डिल्यूजन, डिल्यूजन में बताता हूं। डिल्यूजन क्या होता है कि फॉल्स बिलीव, फॉल्स बिलीव मीन्स आप गलत अवधारणाएं अपने मन में बना रहे हैं किसी को भी लेकर। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे बात कर रहे हैं और आप अपने दोस्त को कह रहे हैं हमारे बारे में बात चल रही है। भाई इट्स नॉट कंपल्सरी यार, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो अपने दोस्त के बारे में बात कर, हो सकता है अपनी फैमिली, हो सकता न जाने कितने टॉपिक्स होते हैं दोस्तों के पास। तो फॉल्स बिलीव, ठीक है, उनको लगता है कि वहां पर कुछ ना कुछ खिचड़ी मेरे बारे में पकाई जा रही है। इल्यूजन, इल्यूजन दैट मीन्स कि आपके पास केबल है, कोई वायर आपके आजू बाजू रखी हुई है और आपने कम लाइट में या लो लाइट में हम कह सकते हैं कि आपने देखो, ओ माय गॉड दिस इज अ स्नेक, अरे नहीं यार सांप नहीं है। इल्यूजन दैट मीन्स आपके विजन, आपने जो इंफॉर्मेशन रिसीव की वो थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन उसकी गलत हो गई। तो अगर आपने इन तीनों टर्म्स का मीनिंग अगर आपको समझ आया तो अभी आप इजीली रिलेट कर पाएंगे कि सिजोफ्रेनिया थॉट प्रोसेस, हेलोसिनेशन याद करें, बिना किसी के होने पर आपको लग रहा है कि कोई है। परसेप्शन, आपकी आपने रस्सी को सांप समझ लिया, आपने वायर को सांप समझ लिया, समझ रहे हैं। रियलिटी टेस्टिंग, हेलोसिनेशन रियलिटी टेस्टिंग का एग्जांपल है। बिहेवियर, और ये सभी चीजें एक व्यक्ति के, एक पर्सन के बिहेवियर को अफेक्ट करेगी। तो सिजोफ्रेनिया एक वो साइकोटिक डिसऑर्डर है जहां पर परसेप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। न्यूरो डेवलपमेंटल, जहां पर डेवलपमेंटल फेजेस में कॉग्निशन, सोशल, इमोशनल, मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट, थर्ड कैटेगरी है हमारे पास बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। और बाइपोलर को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि दो पोल्स, बाइपोल्स दो पोल्स, तो हम ऐसे नॉर्थ साउथ करते हैं मैग्नेट वाले सिनेरियो में, है ना, नॉर्थ साउथ करते हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, नॉर्थ साउथ की बजाय इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐड कर लीजिए, है ना। बाइपोल मींस दो पोल हैं यहाँ पर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। जो पॉजिटिव है उसको आप हैप्पीनेस से, ठीक है, और नेगेटिव है उसको सैडनेस से, ठीक है। इफ यू आर फीलिंग एक्सट्रीम लेवल ऑफ नेगेटिव, एक्सट्रीम लेवल ऑफ सैडनेस और एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस, अगर आपको ऐसा लग रहा है, दैट मीन्स ये स्पेशली मूड डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आता है कि आपका मूड कैसा है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाइपोलर डिसऑर्डर रिलेटेड डिसऑर्डर्स आर द कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम मूड स्विंग्स including period of mania. Mania is representing here the heavy happiness, heavy that means extreme level happiness अगर आपको, तो उसको mania कहते हैं। and depression means extreme level का sadness, आपको डिप्रेस्ड है, आपका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, या अचानक से मूड स्विंग्स हो जाते हैं, एक पल ही खुशी एक पल ही गम, और गम भी इतना कि हम नहीं रहे हम,
तो इतना गम और इतनी खुशी दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। और अगर ऐसा सिनेरियो है, मूड स्विंग्स बड़े हो रहे हैं, तो बाइपोलर डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। और बाइपोलर कैटेगरी में बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और साइक्लोथमिक डिसऑर्डर्स भी इनकी कैटेगरी में आते हैं। इनके लेवल्स हैं, आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स किस लेवल पर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अभी आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आप लोगों को हो सकता है कि यार बाइपोलर भी मूड डिसऑर्डर्स था, यहाँ पर भी हमने डिप्रेशन पढ़ा, ये वाला टर्म हमने यहाँ पर पढ़ा, और यहाँ पर फिर से डिप्रेसिव डिसऑर्डर की टर्म आ जाती है। तो अब डिप्रेसिव डिसऑर्डर किसको कहेंगे, यहाँ पर हैप्पीनेस एग्जिस्ट नहीं कर रही, समझ रहे हैं। मूड स्विंग्स दैट मींस कभी खुशी कभी गम, ऐसा था, वो बाइपोलर डिसऑर्डर था। लेकिन डिप्रेसिव डिसऑर्डर दैट मींस ऑलवेज गम ऑलवेज गम ऑलवेज गम, नहीं हो रहे कम, तो उसको कहेंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर सिम्टम्स दैट इंटरफेयर विद आवर डेली लाइफ। मींस अगर आप बेसिकली म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, आपका बेस्ट लाइफ का जो सिनेरियो म्यूजिक सुनना है, आप हर रोज म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन अब आप लंबे समय से म्यूजिक सुनना ही बंद कर दिया, आपने खाना खाना बंद कर दिया, मतलब उन फीलिंग्स की वजह से, समझ रहे हैं, खुश कभी हुए ही नहीं, लंबे समय तक जब आप डिप्रेस्ड रहते हैं, बीच में कोई खुशी वाला माहौल आया ही नहीं, तो आपको डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में हम उन कंडीशंस को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को डाल देंगे। सो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि डिफरेंस बिटवीन द बाइपोलर एंड द डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब डिप्रेसिव और बाइपोलर में एक और डिफरेंस की, वहां पर हमने बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और साइक्लोथमिक डिसऑर्डर्स को स्टडी किया। डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हम क्या करेंगे, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है, और डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन हो सकता है। तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने बताया इनमें से किसी भी डिसऑर्डर को डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ मीनिंग समझना है। तो होपफुली आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। और उसके बाद हमें पता चलता है एक एंजाइटी डिसऑर्डर भी होता है। एंड इन आर डेली लाइफ में हमने एंजाइटी, डिप्रेशन, या यार मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, मुझे तो डिप्रेशन हो रखा है, मुझे तो एंजाइटी हो रही है, ये वर्ड हम इतनी बार यूज कर लेते हैं शायद दिन में, जैसे हमारी स्पीच है या आपको स्टेज पर जाना है, आपका इंटरव्यू है, तो इन दिनों आप लोग ऐसा करते हैं यार थोड़ा ना एंशियस, आई एम फीलिंग लिटिल बिट एंशियस। सो एंजाइटी डिसऑर्डर और एंजाइटी में क्या डिफरेंस है, डिसऑर्डर्स और डिसऑर्डर, सॉरी सिंपल टर्म्स में एक छोटा सा डिफरेंस है, ये मैं अभी बताता हूँ, फिर भी बताऊंगा। भाई डिसऑर्डर जो होते हैं वो हमारी डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट कर देंगे, और इस हद तक अफेक्ट कर देंगे कि आप डेली एक्टिविटीज कर ही नहीं पाएंगे। और अगर आप लोगों के साथ ऐसा है, दैट मीन्स आप किसी ना किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर के साथ सफर कर रहे हैं, एंड होपफुली आप सभी ओके हैं। लेकिन ये समझाने के लिए कि अगर कोई पर्सन इतना दुखी है कि अपना डेली रूटीन नहीं कर रहा, डेली रूटीन उसका अफेक्ट हो गया है, तो उसको कोई ना कोई डिसऑर्डर्स होगा, समझ रहे हैं। थोड़ा बहुत दुख लाइफ सब में होता है भाई, आप सुबह थोड़े से ज्यादा खुश थे, दोपहर में थोड़े कम हैं, शाम को और ज्यादा हो गए, कल नहीं रहेंगे, शायद कल नहीं रहेंगे तो परसों हो जाएंगे खुश, ऐसा अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन लंबे टाइम तक अगर प्रॉब्लम चल रही है और आपकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है, दैट मीन्स तो फिर वो खतरे वाली बात है, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या रहेगा कि एक्सेसिव वरी, फियर और कुछ ऐसे फिजिकल सिम्टम जिनसे आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये रीजन है जिनकी वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। और एंजाइटी दैट मीन्स वेरी सिंपल भाई, एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब आपकी कोई भी एक ऐसी चिंता, ऐसी आप इतने वरिड हैं किसी को लेकर कि उस चिंता में आप लोग अपनी डेली फंक्शनिंग फिर से भूल रहे हैं, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर में बन जाता है, तब्दील हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर में जीएडी दैट मींस जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक एंड स्पेसिफिक फोबियाज। और जब हम एंजाइटी डिसऑर्डर के चैप्टर को डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एंजाइटी, पैनिक और फोबियाज में डिफरेंस क्या होता है। तीनों ही टर्म्स हैं, एक साथ है, एक ही कैटेगरी में, लेकिन अलग अलग है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर आता है वो आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर, आपको समझना होगा ऑब्सेसिव का मीनिंग क्या है, कंपल्सिव का मीनिंग क्या है। ऑब्सेसिव दैट मीन्स कि आपके ब्रेन में बार बार एक ही थॉट बार बार घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है, आप चाहकर भी उन थॉट्स को नहीं निकाल पा रहे, और चाहकर भी आप उन थॉट्स को नहीं रोक पा रहे कि वो आपके पास आ जाए। तो हम कहेंगे कि इफ द कंडीशंस, जो ओसीडी, इसको क्या बोलते हैं, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रूसिव थॉट्स, ओबेशन
ओबेशन मीन्स अनवांटेड थॉट्स आर कमिंग इन योर माइंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, लेकिन और ये जो थॉट्स हैं ये कंपेल करेंगे, दैट मीन्स दिस थॉट प्रोसेस और दिस अनवांटेड थॉट्स विल कंपेल यू टू एक्ट एक्शन अगेंस्ट देम, और ये थॉट आपको कंपेल करेंगे कि आप कोई ना कोई काम इनके रिगार्डिंग करें। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में क्या है, इतने सारे जर्म्स हैं, मुझे हैंड वॉश करते ही रहना होगा, बार 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 हैंड वॉश करना, बार बार डोर लॉक को चेक करना, बार बार अपने ताले के ऊपर लटक कर देखना कि ये लगा है या नहीं लगा। तो ये ओसीडी के जो चांसेस हो सकते हैं वहां पर, अगर वो आपकी डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही है तो। ऐसा याद रखना, कहीं आप कहें कि आपने 2-3 बार चेक किया आपको तो ओसीडी हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आपकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है इन सिम्टम्स की वजह से, दैट मीन्स ये सिम्टम्स है वो ओसीडी के होने ही चाहिए, है ना। वो पता चलता है आपको डायग्नोसिस के बाद। OCD, obsessive compulsive disorder, body dysmorphic disorder, hoarding disorder, these are the comes under the OCD category or related disorders, we can say that. So next topic जो है हमारा, next जो disorder है वो trauma and stress related disorder। अब ये जो ट्रॉमा और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर यही तो डिफाइन कर रही है, कोई भी लाइफ का ऐसा ट्रॉमा या कोई भी ऐसी भयानक जो सिचुएशन आप लोगों ने देखी, ट्रॉमेटिक इवेंट आप लोगों की लाइफ में हुई या किसी की भी लाइफ में हुई, और उस इवेंट के बाद वो पर्सन उभर नहीं पाया या हम कहें उस सिचुएशन से निकल नहीं पाया। सो ट्रॉमेटिक कंडीशंस दैट डेवलप इन द रिस्पॉन्स टू ए ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल इवेंट्स में जब किसी के बिहेवियर में चेंज आ जाए तो उसको ट्रॉमा और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स में डाल दिया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल, किसी की एक्सीडेंट के बाद याददाश्त चली जाना, समझ रहे हैं, तो PTSD की कैटेगरी। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स, अभी हम इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में, अपकमिंग लेक्चर्स में। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, अब TSR डिसऑर्डर, सॉरी, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर के बाद डिसोसिएटिव डिसऑर्डर आता है, और डिसोसिएटिव को भी आप अपने इस वर्ड से ही समझिए, डिसोसिएट, दैट मीन्स ये डिसऑर्डर जिनको हो जाए उन पेशेंट्स में अलगाव की भावना आती है। अलगाव, दैट मीन्स दे फील सेपरेटेड देयर थॉट प्रोसेस विद आवरसेल्फ, और वी कैन से दैट रियलिटी, और उनके जो ड्रीम लेवल्स होते हैं उनको वो अलग कर देते हैं, या हम कहें वो अपने आप को अपना खुद नहीं समझ पाते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मेमोरीज में ब्रेकआउट देखने को मिलता है, आइडेंटिटी को भूल जाना। आप लोगों ने मूवीज या सीरियल्स में देखा होगा कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कि एक पर्सन दो या दो से ज़्यादा लोगों की पर्सनैलिटी को रोल प्ले कर रहा है। एक मूवी भी थी, वो मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो क्या होता है कि हाँ, जैसे कि अक्षय कुमार की एक मूवी थी, तो उस मूवी में क्या होता है कि जरा सा साउंड हाई होते ही उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, तो वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऐसा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर मीन्स उसकी मेन आइडेंटिटी जो है, उसकी आइडेंटिटी उससे उसको अलग कर देना, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आता है ना। आइडेंटिटी अवेयरनेस, कई बार व्यक्ति कॉन्शियस नहीं रह पाता, अवेयर नहीं रह पाता कि वो कौन है, वो क्या करने आया है या क्या कर रहा है, इस तरह की चीजें। सो इसकी कैटेगरी में आते हैं हमारे पास डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, एमेनेशिया, कई बार मेमोरी लॉस होना भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में आता है, और डीपर्सनलाइज और रियलाइजेशन, कई बार हमें ऐसा फील होता है कि हम बैठे हैं एक जगह, ना तो हम कॉन्शियस हैं, मीन्स अवेयर नहीं है क्या करंट सिनारियो में हो रहा है, ना ही हम कुछ सोच रहे होते, सिर्फ अलग, मतलब कट आउट हो जाता है रियल लाइफ से, हम सिर्फ ऐसे बैठे देख रहे होते हैं, कोई सामने से जा रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी ने हाथ ऐसे कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो डी रियलाइजेशन, डीपर्सनलाइजेशन, खुद से ही थोड़ा सा कट आउट फील करना, तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है समझने में, ठीक है। समझने में कैसे इंटरेस्टिंग है, जहां पर आपकी बॉडी में आपको फिजिकल सिम्टम नजर आए, दैट मीन्स यू फील सम काइंड ऑफ पेन इन योर नेक और हैंड, शोल्डर, लेग, स्टमक। सो आप कहेंगे कि यार चलो डॉक्टर के पास चले, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं। बार बार इन द अब्सेंस ऑफ फिजिकल मेडिकल कंडीशंस, लेकिन फिजिकल सिम्टम्स यू विल गेट। absence of medical condition मतलब medical conditions या medical reports will not able to explain your main issue, क्या प्रॉब्लम आपको है, लेकिन physical symptoms बताएंगे कि नहीं यार सिर तो दुख रहा है लेकिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
तो वो सोमैटिक सिम्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आ जाता है। और यहाँ पर सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर और पेन डिसऑर्डर भी आता है। कुछ लोगों का दर्द ताउम्र रहता है, और प्लेसिबो इफेक्ट भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। कई बार ऐसा होता है कि प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है कि आप एक चीनी की गोली मीन्स शुगर पिल्स है जो पेशेंट को देते हैं, और एक को मेन हेडेक की दवाइयाँ देते हैं। तो कोई भी ऐसी हेडेक की दवाई किसी ने खा ली और एक को शुगर पिल्स डॉक्टर ने रिकमेंड किए, दोनों का सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो आप बताइए कैसे हो गया ये? तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है वहां पर कुछ ऐसा सिनेरियो रहा होगा, लेकिन डायरेक्टली हम ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसीलिए DSM डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल 4th एडिशन हमारे पास है। लेकिन अभी 5th आ चुका है, तो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5th को हमें जो आपको कभी अगर मौका लगा तो जरूर दिखाएंगे एट द एंड ऑफ दिस बुक, वी कैन से दैट। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। मैं एक बात आपको फिर से बता देता हूं, ये जो डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स तब बनते हैं जब आपकी डेली फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर क्या कहता है? फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल ईटिंग बिहेवियर। दैट मींस आपका जो ईटिंग बिहेवियर है अबनॉर्मल है, खा रहे हैं तो बस खा ही जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने स्टार्ट किया है तो आप रुक ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन ऑर्डर टू वेट गेन वो क्या करेंगे, बस खाओ बस खाओ बस खाओ बस खाओ, ऐसा सिनेरियो होता है। लेकिन कुछ मोस्टली जो गर्ल्स में क्या सीन देखा जाता है कि वो डाइट का मीनिंग ही गलत निकाला जाता है। डाइट का मतलब समझा जाता है कि आपने खाना छोड़ रखा है, तो वो खाना ही नहीं खाती, क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं खाते हैं एक बार ये सोचकर नहीं नहीं मुझसे नहीं रहा जाएगा, लेकिन उसके बाद वो उनको वॉमिट करते हैं, मैनुअली वॉमिट करते हैं। तो वो सब ये सब क्या है, फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स में आता है। इसमें बिंज ईटिंग, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा डिस्कस करते हैं अपकमिंग चैप्टर्स में। एलिमिनेशन डिसऑर्डर, एलिमिनेशन डिसऑर्डर दैट मीन्स बाय कैरेक्टराइज्ड बाय प्रॉब्लम विद बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल। दैट मीन्स यहाँ पर बच्चा वॉशरूम या हम कहें अपनी सुसु पोटी को कंट्रोल नहीं कर पाता, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में। और अगर ऐसा न करने पर मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे और इसी की वजह से उसकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, डेली फंक्शनिंग, तो एलिमिनेशन डिसऑर्डर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लीप वेक डिसऑर्डर। स्लीप वेक डिसऑर्डर ये तो देखिए कितना स्लीप मतलब ये डिसऑर्डर्स जो ये डिसफंक्शनिंग एक ह्यूमन बीइंग की वो नींद से जुड़ी हुई है, जागने से जुड़ी हुई है। डिस्टर्बेंस इन स्लीप एंड वेकफुलनेस, कुछ लोगों को रात भर नींद ही नहीं आती, आंखें बस ऐसे खुली ही रहती हैं, है ना। या फिर किसी को नींद नहीं आती तो कोई उठता ही नहीं है। तो इंसोमेनिया, हाइपरसोमेनिया, स्लीप एपेनिया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ये सब आती हैं स्लीप वेक डिसऑर्डर्स में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल डिस्फंक्शन। सेक्सुअल डिस्फंक्शन इन द सेंस कि सेक्सुअल डिजायर रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अराउजल, ऑर्गेजम या रिजोल्यूशन। कई बार क्या होता है कि एरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलता है मेल्स में, या फीमेल में सेक्सुअल इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, प्री मैच्योर एजैकुलेशंस की प्रॉब्लम आती है। और ये सभी जो डिसऑर्डर्स हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शनिंग, वी कैन से दैट इन सिंपल टर्म कि आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, या आपको कुछ लोगों को चीजें देखने भर से ही सेक्सुअल ऑर्गेजम होना शुरू हो जाता है, वो बड़े ही एक्टिव हो जाते हैं इन चीजों को लेकर। और ये चीजें अगर आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स वो प्रॉपर फंक्शनिंग आपकी बॉडी नहीं कर रही है, और वो डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ सकती है। जेंडर डिस्फोरिया, देन जेंडर डिस्फोरिया ये भी है, ये बड़ा ही मतलब आप लोग सुनकर शायद आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार ऐसा भी होता है। So strong and persistent discomfort or distress that a person may feel about their assigned sex at a birth. कारण कुछ सिनारियोज में ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे का जन्म से जो सेक्स होता है, फॉर एग्जाम्पल एक मेल है, बेबी बॉय है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बेबी बॉय है, लेकिन उसको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। उसको ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि यार मैं लड़का हूं या लड़की हूं। जैसे कि LGBTQ जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, LGBTQ ये जो कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे केसेस आते हैं। अभी हम इनमें से किसी को भी डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन बस आपको हिंट बता रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट उसकी करंट जो हम कहें कि बायोलॉजिकल लेवल पर जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है और जेंडर आइडेंटिटी, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना जेंडर डिस्फोरिया होता है। कि सेक्सुअली वो बच्चा क्या है और जेंडर उसका क्या है। जेंडर और सेक्स में दोनों में डिफरेंस होता है, ये भी हम अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। डिसरप्टिव इंपल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर,
अब डिसरप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल दैट मीन्स आपके अंदर बड़ा ही एग्रेशन बिहेवियर आप शो करें, हाई इम्पल्सिव यू आर। सो अटेंशन डेफिशिएट इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये भी एक टर्म ऐसी है जो आपको हर रोज या बार बार जब भी आप बुक्स पढ़ लेंगे या टीचर्स के मुंह से आपको बार बार सुनने को मिलेगी, ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये डिसरप्टिव और इम्पल्सिव कंट्रोल और कंडक्ट डिसऑर्डर्स में आता है। नेक्स्ट है सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं और इन सब्सटेंसेस से आपकी लाइफ खराब हो रही है। अल्कोहल और ड्रग्स सबसे कॉमन और फेमस ये जो चीजें हैं जो इजीली एक्सेसिबल हैं, आप इनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, है ना। सो अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, कैनाबिस यूज, कोकेन यूज, इतने सारे हैं, पूछो ही मत। ये तो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं तो फिर से कॉग्निशंस की बात आ जाती है। तो हम कहेंगे कॉग्निटिव फंक्शंस में डिक्लाइन अगर आपको नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मेमोरी, थिंकिंग और रीजनिंग, जहां पर हमने कहा कॉग्निशंस आ जाता है, तो उस सिनारियो में हम उन डिसऑर्डर्स या उन सिम्टम्स को न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में डाल देंगे। और यहाँ पर अल्जाइमर, डेमेंशिया, लेवी बॉडी, वेस्कुलर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, ये सब है जो इनकी न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। आफ्टर दैट लास्ट जो हमारा आता है इस क्लास का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और पर्सनैलिटी रिलेटेड आप लोगों को पर्सनैलिटी ए टाइप के, बी टाइप के, सी टाइप और डी टाइप की पर्सनैलिटीज है जो अगर आप लोगों ने पर्सनैलिटी एंड असेसमेंट चैप्टर +2 में आप अगर आपने रीड किया है, या हम कहें MPC E03 में आपने अगर उसको पर्सनैलिटी और असेसमेंट को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा ABCD पर्सनैलिटी। और ये पर्सनैलिटी मीन्स हमारी सोसाइटी में ना कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं और उन सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं तो आप कहेंगे आपका बिहेवियर नॉर्मल है। अगर आप थोड़ा सा वायलेशन शो करते हैं तो आपको अबनॉर्मल बिहेवियर। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स इन्हीं से रिलेटेड हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग दैट आर डिफरेंट फ्रॉम कल्चरल एक्सपेक्टेशन, कॉज डिस्ट्रेस और इंपेयरमेंट। मतलब एंटायर सोशल बिहेवियर एक एग्जांपल है कि आप किसी फॉर एग्जांपल रेड लाइट है, रेड लाइट के दौरान आप लोगों को पता होता है कि रेड लाइट हो चुकी है, भैया मुझे रुकना होगा, आई नीड टू स्टॉप है माई व्हीकल, है ना, विद माई व्हीकल। सो आप कहेंगे कि यार रुकना है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जूम अपनी गाड़ी ली और चले गए, चालान कटते हैं तो कटे, हमें क्या है। तो वो क्या है, एंटी सोशल बिहेवियर है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्किसिज्म, या हम कहें नार्किसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अगर आप लोगों ने नार्किसिज्म का मीनिंग पता है तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये सभी एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी से रिलेटेड है और पर्सनैलिटी में जब डिसफंक्शन देखा जाता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ अफेक्ट होगी, डेली फंक्शनिंग अफेक्ट होगी, तो वो डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा। होपफुली आप लोगों को यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी को समझने में मजा आया होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे डिसऑर्डर्स को अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होने वाला है डेवलपमेंटल पैथोजेनिस के बारे में होगा, तो हम उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।